हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज 18 जुलाई के न्यूज़ टुडे में हम लोग सबसे पहले सुर्खियों को देख लेते हैं। जो पहली सुर्खी है हमारी, जो न्यूज़ आर्टिकल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। दूसरा, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। थर्ड, पोलावरम बना काचरेला लिंक प्रोजेक्ट PBLP, आदिवासी महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार। फोर्थ, और अंत में CARA ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। एडॉप्शन से संबंधित ये न्यूज आर्टिकल है। इसके साथ साथ कुछ जो है संक्षिप्त सुर्खियां, शॉर्ट न्यूज भी हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, उसके बाद सिम्बेक्स एक्सरसाइज और आर्थिक गणना ग्लोबल फाइंडेक्स 2025, और अंत में जो है ना सुर्खियों में रहे कुछ स्थल हैं जैसे बोलीविया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज के पहले न्यूज से। पहला न्यूज आर्टिकल स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार, इसके संदर्भ में जो घटनाक्रम है हाल के, उसके संदर्भ में ये न्यूज आर्टिकल है। अब जैसा कि हम लोगों ने संदर्भ को समझा, यहाँ पे मैंने बात किया स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका मूल उद्देश्य को अगर हम लोग देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छता की आग्रह को घर घर तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से प्रारंभ किया गया था, और जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित करना ये कार्य है, मुख्य उद्देश्य है कि स्वच्छता को केवल जो है एक मिशन के रूप में नहीं, बल्कि एक नजरिया बदलने वाले प्रवृत्ति के रूप में विकास करना पूरे राष्ट्र स्तर पे, और इसमें सारे पक्षकारों को शामिल करना और सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को रखते हुए इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे इनिशिएटिव और उससे संबंधित विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष किए जाते हैं, जिसके आधार पर हमारा आज का न्यूज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ये संदर्भ यही है कि राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, और क्या, ये विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां वार्षिक संस्करण है। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, और ये शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर रहा है, और जिसमें कि विभिन्न नगरों को और विभिन्न आकार के शहरों को के उसके अंतर्गत जो स्वच्छता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं नगर निकायों के द्वारा, सरकार कि विभिन्न स्तरों पे उसको शामिल किया जाएगा, उसको पुरस्कृत करने का प्रयास है। और जो जिसका थीम क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल। इस शब्द से हम लोग जो है ना कुछ हम लोग जोड़ सकते हैं अपने UPSC के पेपर को, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, अपशिष्ट प्रबंधन से, वेस्ट मैनेजमेंट से। क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण नियोजन के संदर्भ में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर उभरा है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज के प्रयोग की आवश्यकता बढ़ी है, वहीं उसके साथ साथ उसके वेस्ट बनने की घटना भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुआ, नगरीकरण में वृद्धि हुई, औद्योगिकरण में वृद्धि हुआ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो वेस्ट है उसका निस्तारण, उसका प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आवश्यक है कि जो प्रयोग किए जा रहे जो वस्तु है उनको रिड्यूस मतलब कम किया जाए, रीयूज करने की प्रवृत्ति विकसित की जाए, और रिसाइकिल की प्रवृत्ति विकसित की जाए, जो कि डायरेक्टली क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि UPSC के पेपर 3 में हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए भी ये जो है ना न्यूज काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके अगले आयाम पे हम लोग चलते हैं कि इस पुरस्कारों के संदर्भ में कुछ मुख्य बात हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कि जैसा हमने बताया कि ये पुरस्कार जो है ना विभिन्न शहरी निकायों को, शहरी आवासों को, स्थानों को जो है ना इसमें शामिल करेगा। तो इसे क्या कर दिया गया, 5 स्तरीय वर्गीकरण है इसका। मतलब शहरी बस्तियों को, अर्बन सेटलमेंट को जो है ना 5 स्तरों में बांटा गया है, और इसका आधार क्या है, जनसंख्या। जिसमें कि सबसे पहले क्या, सबसे बड़ा शहर जो 10 लाख से ऊपर है उन्हें मिलियन प्लस शहर बोला गया। उससे छोटे जो हैं 3 लाख से 10 लाख तक, उसे क्या बोला गया, बड़े शहर बोला गया। मध्यम शहर इसी तरह से 50,000 से 3 लाख, छोटे शहर 20,000 से 50,000, और बहुत छोटे शहर 20,000 से कम। तो ये वर्गीकरण किया गया। तो विभिन्न आकार के शहरों को इसमें शामिल किया गया है पुरस्कार
के अंतर्गत पुरस्कार में जो है ना 4 श्रेणियां हैं, कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए, तो विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है ये। और सुपर स्वच्छ लीग सिटीज इसमें एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों में से आते हैं, असाधारण प्रदर्शन करने वाले। अब इसमें कुछ नाम देखकर आप पहले भी इसमें देखा होगा आपने, ये नाम जो है इसमें शामिल है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, जो स्वच्छता के आधार पे अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहे थे। और 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर जो है क्या है, अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। तो ये पॉइंट, फैक्चुअल पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, उसके बाद अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ, टोटल में ये नए शहर जो है ना अच्छा प्रदर्शन करते हुए इसमें इन्होंने अपना स्थान बनाया है। इसके बाद क्या है, कुछ विशेष श्रेणियां भी बनाई गई, जैसे गंगा शहर, गंगा के किनारे बसने वाले शहर, इस तरह से समझ सकते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ आदि। तो ये पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारियां थी। यहाँ पे कुछ और जानकारी है, यहाँ पे हम लोग इसको कंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे कि राज्य स्तरीय पुरस्कार भी है। राज्य स्तरीय मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, 34 शहरों को प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो शहर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोला गया, प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज अवार्ड। तो जितने कैटेगरी हैं इन्हें भी पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से इस बार के जो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड हैं उसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण कैटेगरीज है, तो वो लिखा जा सकता है। तो प्रॉमिसिंग हो गया, क्लीन सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पुरस्कार समारोह में शुरू की गई कुछ नई इनिशिएटिव। नई इनिशिएटिव क्या, पहला क्या, स्वच्छ शहर भागीदारी। जो 78 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर हैं, 78 अपने अपने राज्यों को कमजोर प्रदर्शन करने वाले, मतलब जो इस रास्ते में, इस प्रयास में पीछे छूट रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करेंगे। मतलब ये राज्यों के अंदर कमजोर प्रदर्शन करने वालों को क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ये बड़े शहर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इस तरह से ऐसे जो कम प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये इनिशिएटिव है, तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है ये भविष्य के दृष्टिकोण से। और त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम, जैसा मैंने बताया अभी पहले कि वेस्ट मैनेजमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ये जो सफाई अभियान है, ये स्वच्छता अभियान जो है ना, सिर्फ सफाई अभियान नहीं है, बल्कि क्या है, ये वेस्ट मैनेजमेंट से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। उसके प्रबंधन को भी, इसमें के आयाम को भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। तो इसीलिए क्या है कि जो त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम, जो डंप साइट, जो कचरे के ढेर बन रहे हैं, उनका भी 1 वर्ष का विशेष कार्यक्रम होगा, जिसका उद्देश्य पुराने कचरे को खत्म करना, उपचार करना, मतलब उन्हें प्रोसेस करके उसे खत्म करना वैज्ञानिक तरीके से, जिससे कि उसके इन्वायरमेंटल जो दुष्परिणाम है, होने वाले दुष्परिणाम है, वो कम से कम हो और उनका कुछ वही रीयूज किया जा सके, कुछ और प्रोडक्ट में बनाया जा सके, या उन्हें उनका निस्तारण एक वैज्ञानिक तरीके से संभव हो सके। यहाँ पे एक टर्म आया, देख लो आप लोग, पुराना कचरा, हिंदी में तो ऐसा है, लेकिन ये टर्म, टेक्निकल टर्म क्या है, लीगेसी वेस्ट। तो लीगेसी वेस्ट वैसे ही कचरे के ढेर को बोला जाता है। तो जो साल दर साल से जमता जाता है और एक जगह पे ढेर हो जाता है, जिसके कारण क्या, विभिन्न प्रकार के वातावरणीय और जो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसे जो है ना समस्याएं उभर के आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जब वर्षा का पानी जाता है तो रिस कर प्रदूषक जो है ना मृदा में जाते हैं, इसी तरह से जल निकाय में जा सकते हैं और इससे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के गैस वायु प्रदूषण भी करते हैं। तो इस प्रकार के लीगेसी वेस्ट साइट जो है ना, उसकी पहचान करना, उनका उपचार करना और उन्हें खत्म करना प्रबंधित तरीके से, मैनेज्ड वे में, तो यही लीगेसी वेस्ट है। तो ये ध्यान रख लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि वही स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन 2016 के अंतर्गत जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद क्या, जो शामिल संस्थाएं हैं, शामिल संस्थाएं कौन कौन सी है, जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये सर्वेक्षण जिसकी बात हो रही है अभी 2024-25 वाला, प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है इसी मंत्रालय के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी, 2016 में, ठीक है। और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
तो शहरी स्थानीय निकाय, मैंने शुरुआत में ये किया था कि नगरीय जो बस्तियां हैं उनकी स्वच्छता में प्रदर्शन को जो है ना शामिल करता है, उन्हें जो है प्रमुख रूप से भागीदार बनाता है और भागीदार बनाने की संकल्पना पर आधारित है ये स्वच्छता, मतलब सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ये स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य में से है। तो इसमें स्थानीय निकायों द्वारा जो प्रस्तुत डेटा है और फील्ड आकलन है जो यहाँ पे प्राप्त किया जाता है, उसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा उसे सत्यापित किया जाता है वो कितना सही है। और उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी। ये हमने बोला कि विभिन्न पक्षकारों को शामिल करते हुए और उसमें इस पूरे के पूरे जो है इनिशिएटिव में शामिल करना। तो नागरिक भागीदारी तो होगी, उसका प्रोत्साहन करना तथा शहरों एवं कस्बों को भी रहने के लिए बेहतर स्थान बनाना, मतलब एक जीवन जीने के लिए एक बेहतर प्लेस के रूप में ये शहरी जो है ना आवासों, शहरी जो है ना बस्तियों को ना निर्मित करना, जिससे कि जीवन दशाओं में जो है ना सुधार आ सके और जो पर्यावरणीय समस्याएं जो उपज रही हैं इन कारणों से उन्हें उनका निस्तारण किया जा सके समयबद्ध तरीके से। घटक क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण में यही देखा जाएगा कि यूएलबी जो नगर निकाय जो बॉडीज हैं उनके द्वारा डेटा जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, फील्ड आकलन पर आधारित है और सर्टिफिकेशन किया है। सर्टिफिकेशन इस प्रकार के ODF प्लस, ODF 2 प्लस, वाटर प्लस दर्जे के आधार पर जिनमें 80% और 20% का वेटेज निर्धारित है। तो एक तरह से पूरी की पूरी जो है मैकेनिज्म है जिसके आधार पर ये स्वच्छता सर्वेक्षण और उसमें जो रैंकिंग हम लोग देख रहे हैं की बात कर रहे हैं वो जारी किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो अपने न्यूज पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट न्यूज क्या है? हमारा नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी एक आया, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। मतलब बेसिकली ये ऐसे जल निकाय हैं जो हमारे आसपास कहीं भी हो सकते हैं, विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। ये मीठे पानी का जल भी हो सकता है और ये खारे पानी का जल भी हो सकता है, ये तटीय भी हो सकता है, आंतरिक क्षेत्रों में भी हो सकता है, इसलिए झील भी हो सकती है। कहीं पे वर्षा का जल अगर जमता है किसी गहरे स्थान पे वो भी हो सकता है, मैनग्रोव के दलदल भी हो सकते हैं और अन्य मार्सीलैंड भी हो सकते हैं। बेसिकली क्या है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये ऐसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो हमारे विकास के लिए, मानव समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है। सबसे पहले तो क्या है, ये जल के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे आसपास है। उसके बाद अन्य संसाधन भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसलिए ये एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है बेसिकली। तो वर्षा का जल को सिंचित रखता है ये, और उसके बाद क्या, वो उससे संबंधित जो है अन्य संसाधन जैसे मत्स्य, मछली और जलावन की लकड़ी इत्यादि भी जो है ना मानवीय सभ्यता को और मानवीय समाज को जो है ना प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसलिए आर्द्र भूमि या वेटलैंड जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो न्यूज है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025, उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसके बारे में ये न्यूज है। तो बेसिकली क्या है, किसके द्वारा ये निकाला गया है, ये आउटलुक या रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा? रामसर कन्वेंशन के द्वारा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और रामसर कन्वेंशन का हमने नाम सुना, तो रामसर कन्वेंशन ये वेटलैंड के संरक्षण के लिए भी, पूरे विश्व में वेटलैंड के संरक्षण के लिए 1971 में जो है ना ईरान के शहर रामसर में ये किया गया था प्रारंभ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बेसिकली क्या है, ये एक अंतर सरकारी संधि है ये जो 1971 में शुरू किया गया था, और आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, मतलब कैसा उपयोग, जो कि सतत हो, जो कि उपयुक्त हो और जो कि अंधाधुंध जो है दोहन को रोके और उसके इष्टतम जो लाभ है उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने के लिए जो है ना प्रेरित करे, इस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, मतलब उसे नष्ट ना किया जाए। ठीक है, तो और भारत के द्वारा इसे 1982 में इसकी अभिपुष्टि, रेटिफिकेशन इसका कर दिया गया। तो रामसर कन्वेंशन हम लोगों ने देखा, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। इस आउटलुक जो रिपोर्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। पहला, कवरेज क्या है, तो कवरेज जैसा मैंने वही बताया कि अंतर्देशीय ताजे पानी की आर्द्र भूमियां, मतलब मीठे पानी और तटीय व समुद्री आर्द्र भूमियां लगभग 1800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैली हुई है पूरे विश्व में। विभिन्न प्रकार की मैनग्रोव जंगल भी हो सकते हैं, दलदली क्षेत्र भी हो सकते हैं, झील भी हो सकता है कोई,
आर्द्र भूमि का क्षरण। लेकिन इसके बावजूद भी क्या 1970 के बाद से अब तक विश्व की 22% आर्द्र भूमियों का नष्ट हो चुकी हैं। ये मानवीय गतिविधियों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो जो जल स्रोत के रूप में संसाधन जो मानवीय समाज को दिया जाता है, तो उनका दोहन बढ़ गया समय के साथ, तो जिसके कारण से उन पे खतरा है और उनका क्षरण हो रहा है। निम्न आय, निम्न मध्यम आय वाले देशों, जो गरीब देश हैं, उसमें क्या अधिकतर आर्द्र भूमियों की स्थिति खराब बनी हुई है। वहाँ पे इनका दोहन और वहाँ पे अवेयरनेस कम होने के कारण, इस तरह के प्रबंधन कम होने के कारण ये चीज़ें हो गई हैं। सबसे अधिक जो देखने में आ रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसा कि इन आर्द्र भूमियों का विश्व स्तर पर सबसे अधिक क्षरण हुआ है। तो ये एक फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ पे एक चीज़, एक आयाम महत्वपूर्ण है कि आउटलुक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र, मतलब इसमें हम लोग कुछ आयाम यहाँ पे देख लेंगे कि जो रामसर कन्वेंशन है, ये जो आर्द्र भूमि को संरक्षण करने की बात करता है, ये पूरी तरह से क्या है, एक टर्म में यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ कि ये रणनीतिक लक्ष्य जो जारी किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क लक्ष्यों के अनुरूप है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क मतलब एक साधारण शब्दों में समझा जाए, ये इनिशिएटिव है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ किया गया COP15, उसके COP15 में ये लाया गया, और जिसमें क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया कि 2030 तक 30% जो क्षरण होने वाली, जो नष्ट होने वाली जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं, उनको रीस्टोर किया जाए, उन्हें उनका पुनर्वापसी करवाई जाए, मतलब उनको बचाया जा सके। तो उनका लक्ष्य यही है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। तो मतलब पूरे विश्व स्तर पे जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जो कि CBD के अंतर्गत हुआ है COP15 में, और इसका टारगेट ये है 2030 तक 30%, और उसके अनुरूप है ये रामसार कन्वेंशन। मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये बोला ये जा रहा है कि इन्हें भी संरक्षण उसके अनुरूप किया जाएगा, आर्द्र भूमियों को भी अधिक से अधिक। तो इसलिए लक्ष्य के अनुरूप है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, खास करके UPSC मेंस के दृष्टिकोण से काफी चर्चा में है, और जैव विविधता के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और टारगेट 2030 ही है चूंकि, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उसके अनुरूप है। उसके बाद क्या, आर्द्र भूमियों के समक्ष मौजूद खतरों में क्या है, अनियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण, अवसंरचना का विकास। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ से मलबा निकलता है सब जगह से, वो मलबा को डंप कर दिया जाता है बेसिकली। तो मैंने जैसा बताया कि ये जल निकाय होते हैं आपके शहरों के बीच में, आपके आवास बस्तियों के बीच में। तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, जैसे ईंट, पत्थर, रोड़ी, रेत वगैरह जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो डंप साइट बना दिया जाता है, जिसके कारण से क्या समय के साथ उनका संकुचन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे पिछले 100 वर्षों में, 200 वर्षों में आर्द्र भूमियों का क्षरण बहुत तेजी से हुआ है, और जिसके कारण वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो शहरी समस्याएं हैं उभर कर आई हैं, जैसे कि जल की कमी, जल सप्लाई की, जलापूर्ति की कमी जो उससे आर्द्र भूमि से हो रही थी, और उसके साथ साथ क्या, जैसे बाढ़, शहरी बाढ़ जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिसके कारण, इनके कारण। तो ये इन खतरों को जो है ना इसमें यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो चलिए इसके नेक्स्ट आयाम को हम लोग देख लेते हैं क्या है। कुछ केस स्टडीज में शामिल किया गया कि आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए कुछ केस स्टडीज क्या है, जैसे रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। क्या है ये कि संपूर्ण एशिया के लिए क्या $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी, और इसके तहत प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 140 से अधिक आर्द्र भूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेसिकली ये वित्तीयन का प्रयास किया जा रहा है, वित्त जुटाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाओं के द्वारा 3 मिलियन का, किसके लिए, 140 से अधिक जो आर्द्र भूमि है जो महत्वपूर्ण है एशिया में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव। दूसरा इसी तरह का सेशेल्स ने दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो वित्त फंड जुटाने के लिए जो सेशेल्स है, जो एक अफ्रीकी राष्ट्र है, आइलैंड नेशन है, तो वहां पे उसने जो है ना एक सरकारी बॉन्ड जारी किया है विशेष तौर पे। तो ये दो केस स्टडी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के दृष्टिकोण से, वेटलैंड के संरक्षण के दृष्टिकोण से, एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के रूप में।
यहाँ पे आगे की राह में हम लोग कुछ बिंदुओं को यहाँ पे देखेंगे। क्या है कि आर्द्र भूमियों की राष्ट्रीय योजना में समावेशन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इसके महत्वपूर्ण रूप से हम लोगों ने देखा। तो इसे बचाया कैसे जा सकता है भविष्य में, तो इसे क्या किया जाए, इसे जो शहरी नियोजन है, जो राष्ट्रीय नियोजन है, उसमें शामिल किया जाए और उसे प्राकृतिक पूंजी लेखांकन में शामिल किया जाए। मतलब उसका मूल्यांकन हो, समय समय पे मॉनिटरिंग हो, निगरानी हो उसे, और एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उसे पहचान दी जाए। वैश्विक जल विज्ञान चक्र में आर्द्र भूमियों की अहम भूमिका होती है। ऑब्वियसली ये जल इकाई है, महत्वपूर्ण जल इकाई है, तो विश्व स्तर पे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वर्षा को नियंत्रित करने में, वर्षा को कम करने में या वर्षा को अधिक करने में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। अभिनव वित्तीय समाधानों, जैसा कि हमने देखा अभी ब्लू बॉन्ड का संदर्भ, तो उस प्रकार के जो वित्तीय समाधान हैं उस तरह के इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं जिससे कि इस प्रकार के संरक्षण कार्यों को फंड किया जा सके और उसमें बढ़ावा दिया जा सके। अब यही अंत में एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो हम लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं की बात कर रहे थे कि आर्द्र भूमि क्या क्या सेवाएं हमें देता है पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, तो दो भाग में इसमें बांट दिया गया है। एक क्या प्रोविजनिंग सेवाएं, जो क्या चीज प्रदान करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ मैंने मछली बोला मैंने, तो ये खाद्य पदार्थ है। बहुत सारे जो है फल फूल या सब्जियां वगैरह भी जो उसके आसपास हो सकती हैं। जल बड़े मात्रा में क्या है, स्वच्छ पानी का जल है, तो जल आपूर्ति के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। कच्ची सामग्री, जैविक संसाधन और सजावटी संसाधन, उसके साथ साथ विनियमनकारी सेवाएं। विनियमनकारी सेवाओं में हम लोग यहाँ पे जलवायु विनियमन देख सकते हैं। अभी हमने जल चक्र की बात की, तो जल चक्र में ये महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। वायु गुणवत्ता को बनाए रखना, अपशिष्ट का उपचार, अपरदन को रोकना, चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव का कम करना, जैविक नियंत्रण, जल प्रवाह संबंधी विनियमन, तो ये महत्वपूर्ण है। ये मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कि आर्द्र भूमियों के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, तो चलिए आज की जो थर्ड न्यूज आर्टिकल है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, पोलावरम बना काचेरला लिंक प्रोजेक्ट, PBLP। मुख्य तौर पे क्या है, ये नदी जल विवाद है दो राज्यों के बीच में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में दो नदियों के बीच में, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में जो लिंक प्रोजेक्ट है उसका निर्माण जो जारी है, उसके संदर्भ में कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट है, वही इस न्यूज आर्टिकल में शामिल किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या न्यूज है। बेसिकली क्या है कि जो PBLP जो परियोजना है, लिंक परियोजना, मतलब दो नदियों को आपस में जोड़ने की। कौन कौन सी दो नदियां, गोदावरी आंध्र प्रदेश और कृष्णा जो है ना तेलंगाना में, जहां पे उसके शुष्क भाग जो नदी में पानी कम है तो उसे लिंक करने की ये परियोजना है। तो जिसके संदर्भ में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है, तो उसमें क्या है, उसके संदर्भ में क्या किया गया, अभी एक समिति का गठन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। एक ये हो गया, और क्या कि जो बीच जो लंबित है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति को गठित करने का फैसला किया गया है। तो ये मामला है, हाल का संदर्भ है। थोड़ा इस परियोजना के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसे मैंने संक्षेप में बताया कि पोलावरम परियोजना क्या है। तो पोलावरम परियोजना जो तटीय आंध्र प्रदेश है, उसमें जो पोलावरम मंडल है, वहां पे रामायट्टा गांव है, वहां पे गोदावरी नदी पे ये बनाया जा रहा है। पोलावरम परियोजना काफी बड़ी परियोजना है, काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। और उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि बेसिकली क्या, सिंचाई का विकास करना, सिंचाई के साधनों का, सिंचाई के आसपास के क्षेत्रों में। दूसरा क्या इसका है, जल विद्युत उत्पादन करना, पेयजल उपलब्ध कराना, और सूखे से प्रभावित जो रायलसीमा का जो क्षेत्र है, जो तेलंगाना रायलसीमा का क्षेत्र है, आप देखेंगे ऐसे यहाँ पे ये जो सेंट्रल पार्ट है ये काफी सूखा से प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें कि तेलंगाना का रायलसीमा है। तो यहाँ पे ये गोदावरी के पानी को यहाँ पे कृष्णा के पानी में जो है ना यहाँ पे लाना है। तो यही इसका उद्देश्य है कि रायलसीमा क्षेत्र को राहत देने के लिए कृष्णा नदी बेसिन में पानी डाइवर्ट करके पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य में से एक है। विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ कि तेलंगाना के द्वारा ये आंध्र प्रदेश पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो पुनर्गठन अधिनियम था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
जो उसमें सहमति बनी थी ये अंतर्राज्यीय नदी जल विभाजन पे, जो जल के साझाकरण पे, उसका उल्लंघन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। तो ये इतिहास में इसका तार जुड़ा हुआ है जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, और आंध्र प्रदेश के विभाजन के साथ साथ ये मुद्दा भी उभरा कि जल का विभाजन कैसे हुआ। एक जगह जल सरप्लस की स्थिति में है और एक जगह जल की कमी है, तो वहाँ पे इस लिंक प्रोजेक्ट की बात की गई, और जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा ये जल जो है ना यहाँ पे डाइवर्ट किया जाना था गोदावरी से कृष्णा में, जो कि अब जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है, मतलब कि उतना जल यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। तो ये विवाद का मुद्दा है अभी वर्तमान में। तो चलिए नेक्स्ट डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे मैप के तहत भी हम लोग देख सकते हैं कि ये पोलावरम डैम प्रोजेक्ट है, गोदावरी नदी है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो बना काचरेला, जो यहाँ पे वर्ड हम सुन रहे हैं कि पोलावरम बना काचरेला लिंक प्रोजेक्ट, तो यही है लिंक प्रोजेक्ट। यहाँ से ये कृष्णा नदी, जो यहाँ की पानी जल की मात्रा कम हो जाती है, काफ़ी मात्रा कम हो जाती है कृष्णा नदी में, तो इस कारण से ये क्षेत्र सूखा रह जाता है। तो इसमें जो है ना इसके जल को पहुंचाना, जिससे इसमें सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके इस क्षेत्र में। तो यही इसका ये इंपॉर्टेंस है। मैपिंग के दृष्टिकोण से भी, यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी इसे पूछा जा सकता है, चर्चा में रहे क्षेत्र है। चलिए, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान तंत्र जो है, जो जिसकी बात करते हैं, तो बेसिकली देश में क्या है, कानून है। क्या है कानून? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, या क्या है, केंद्र सरकार को जल विवादों के समाधान के लिए, मतलब विभिन्न राज्यों के अंतर्गत के बीच जब भी इस प्रकार के विवाद हों तो केंद्र सरकार को ये समाधान के लिए शक्तियां देता है कि जल विवाद अधिकरण को गठन कर सकेगा केंद्र सरकार। उसके बाद क्या, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, एक दूसरा कानून भी है नदी बोर्ड अधिनियम। ये भी केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन के लिए, कि कैसे उसके जल का बंटवारा होगा, विभाजन होगा और संचालित होगा, उसके विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। तो मतलब केंद्र सरकार एक रेफरी की भूमिका में होता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये कानून की संरचना हम लोग समझ सकते हैं इसमें। वहीं पे हम लोग संवैधानिक प्रावधानों को भी देख लेंगे कि इसके संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 262 जो काफी महत्वपूर्ण है, जो जिसमें कि संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। और यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय को किसी भी जल विवाद पर जो अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकता है, यदि यह विवाद किसी अधिकरण को भेजा गया हो। मतलब इस जो हमने कानून पढ़ा उसके अंतर्गत बनाकर, तो ये चीजें हैं, मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से संचालित की जाती है। और क्या ये संघ सूची का विषय है, ये संघ सूची की प्रविष्टि 56 में ये केंद्र सरकार को ये विषय दिया गया है, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का अधिकार। तो संघ सूची, राज्य सूची हम लोग पढ़ते हैं, उसमें संघ सूची का विषय है ये, क्या, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन का अधिकार, कि कैसे इसे संचालित किया जाएगा कानूनी तौर पर, जिससे विवाद की स्थिति ना हो। अब हम लोग जो है ना आज के नेक्स्ट न्यूज, जो 4th न्यूज आर्टिकल है उसको स्टार्ट करते हैं। वो है आदिवासी महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार। समान उत्तराधिकार मतलब संपत्ति में बराबर का अधिकार, समान अधिकार महिलाओं को भी दिया जाएगा। हाल का संदर्भ क्या है? हाल का संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक मामले में, मामला कौन सा था? रामचंद्र एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य बाद में ये फैसला दिया गया है कि महिलाओं को पुरुष के समान उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान किए जाएंगे, महिलाओं को भी। तो ये मामला, थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझ सकते हैं कि देश में उत्तराधिकार से संबंधित कानून है जो कि विभिन्न समुदायों को, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, लेकिन जो जनजातीय समुदाय हैं इनके यूनिक जो है ना कस्टम्स है, मतलब यूनिक प्रथाएं हैं जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी से, उनके आधार पे ये शासित प्रशासित होते हैं। तो इसलिए वो ये समुदाय जो है उस उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं होते या शामिल नहीं किए जाते हैं, जिस कारण से क्या है कि वहां पे कुछ मामलों में इस प्रकार के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। वही उसी को आधार बनाते हुए ये मामला आया था, जिसमें बताया गया कि जनजातीय रीति रिवाजों के आधार पर महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करने के खिलाफ अपील। तो मतलब वहां पे यही आया था कि जनजातीय रीति रिवाज
मतलब जनजातीय रीति रिवाज अगर कुछ रोकते हैं महिलाओं को तो उसे रोका नहीं जा सकता है परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी से। यही मामला था जिसके खिलाफ जो है ना जो अपील की गई थी उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया महिलाओं के केस के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आयाम को इसको देखते हैं क्या है। इस निर्णय के कुछ बिंदु, कुछ की हाइलाइट्स देखेंगे हम लोग। क्या है कि जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। सिंपल है, 14 और 15 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 38 और 46 का भी, मूल अधिकार और ये क्या, नीति निर्देशक तत्व। तो यहां पे क्या है, सामूहिक लोकाचार को दर्शाते हैं। बेसिकली क्या है, जो सामूहिक लोकाचार को, जो समूह के अंतर्गत ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव ना हो। तो मूल अधिकार, तो उनके मूल अधिकार को सुनिश्चित करने की बात है ये, और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का। तो इसी आधार पे बनाते हुए न्यायालय ने महिलाओं के सपोर्ट में ये सहयोग के लिए ये फैसला दिया है। अब यही जो उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इनका तात्पर्य यह नहीं है कि जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से स्वतः ही बाहर कर दिया जाएगा। ये बेसिकली है क्या कि इसका मतलब ये कहीं से नहीं है। अगर ये लागू नहीं होती है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनजातीय महिलाओं को जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना बाहर कर दिया जाएगा। वो न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय का शरण ले सकते हैं, जो कि इस मामले में हुआ है। और इस संबंध में संहिताबद्ध प्रथा को रीति रिवाज के तहत प्रतिबंध के अभाव में कोर्ट को न्याय, समता और सद्भाव के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है, बेसिकली इस बात को की जा रही है कि जब इस प्रकार के केस को देखा जाए तो वहाँ पे यही जो न्याय का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, सद्भाव का सिद्धांत है, उसका पालन किया जाए, जिससे क्या है कि अंतिम न्याय दिया जा सके और सभी वर्गों को दिया जा सके, पुरुषों को भी, महिलाओं को भी, उसमें कुछ प्रकार के भेदभाव ना किया जा सके। मतलब जो यूनिक कस्टम्स हैं, जो प्रथाएं हैं, उनका आधार बनाते हुए कहीं से भी जो समान अधिकार का सिद्धांत है, समान न्याय का सिद्धांत है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है किसी के भी, और यहाँ पे जनजातीय महिलाओं को भी। तो यही यहाँ पे विषय है इसका, इस मामले का पूरा। तो इसमें क्या है, कुछ अन्य केस भी पहले से इससे संबंधित कुछ और उदाहरण जो पहले आ चुके हैं। जो पहला सबसे ये क्या है, श्रीमान सर्वांगो बनाम श्रीमान ऊर्जामिहीन बात जो है 2013 में, इसमें समान एक तरह से सेम बात यहाँ पे कही गई थी कि इसमें समानता के आधार पे बेटियों को उत्तराधिकार हक देने का आदेश दिया गया था। डायरेक्टली ये प्रत्यक्ष रूप से ये न्यायालय के द्वारा कहा गया। उसी की तरह से तिरीथ कुमार बनाम दादूराम बात 2024 का काफी रिसेंटली ये बात आया था, जिसमें बोला गया कि जनजातीय संपत्ति में महिला उत्तराधिकार की हकदारी को बरकरार रखा गया। तो इसमें ये भी चीजें तो ये स्थापित किया गया है, न्यायालय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि न्याय मिले, समानता के आधार पर मिले और दोनों पक्षों को मिले, पुरुषों को भी महिलाओं को भी उत्तराधिकार में। और महत्व क्या है, महत्व यही है कि जनजातीय समुदाय में लैंगिक न्याय और समानता को आगे बढ़ाया जा सकेगा, उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि संपत्ति में दोनों को अधिकार दिए जा रहे हैं। चलिए, तो क्यों ऐसा हो रहा है? जो विवाद का जो मुख्य जड़ है, विवाद की मुख्य जड़ यही है कि जो रीति रिवाज कानून के सबसे पुराने स्रोतों में से एक है और उन पर आधारित ये जनजातीय कानून या जनजातीय व्यवस्था बनी हुई है, जिसके कारण से इस प्रकार की जो व्यवस्था, इस प्रकार के मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। तो रीति रिवाज यही बताया जा रहा है कि मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं और कोर्ट द्वारा मान्यता मिलने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं। तो ये कानून का भी आधार बनते हैं लंबे समय तक। तो लंबे समय तक जो कोर्ट के द्वारा मान्य हो, कोर्ट के द्वारा ध्यान रखेंगे, सभी रीति रिवाज जो है ना कानून नहीं बनते, बल्कि जो कोर्ट के द्वारा जिसे मान्यता मिल जाती है उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं। तो यही कारण है यहाँ पे इस मामले में, यही हम लोग देख रहे हैं कि इस मामले में इस प्रकार के रीति रिवाजों को क्या कर दिया गया, इस प्रकार का खंडित कर दिया गया, रोक दिया गया। रीति रिवाजों या प्रथाओं या परंपराओं को बाध्यकारी कानून के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए तर्कसंगतता, नैतिकता जैसे मानदंडों को पूरा करना होता है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि तर्कसंगत हो, पूरी तरह से सारे पक्षों के लिए वो एक समान हो, नैतिक हो, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, तभी उसे कानून बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रूढ़िवादी आधार पे और
अन्य आधारों पे जो दकियानुसी जो पहले कानून थे या व्यवस्थाएं प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ट्रिपल तलाक, इन सबको समय के साथ जो है न्यायालय के द्वारा जो है ना रोका गया है। तो उनका आधार यही कि तर्कसंगतता और नैतिकता के आधार पे ये खरे नहीं उतर रहे थे और कानूनी ढांचे के आधार पर, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर। तो ये पूरा का पूरा मामला है इससे संबंधित। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज आर्टिकल है ये भी सामाजिक मुद्दों से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? कारा एक संस्था दी हुई है, CARA ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। ये बेसिकली क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी है, दत्तक ग्रहण गोद लेने से संबंधित है। जो केंद्रीय एजेंसी है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, उसके द्वारा कुछ निर्देश जारी किए किसे? राज्यों को, भारत में स्टेट्स को, गवर्नमेंट्स को। क्या उसी के संदर्भ में पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है। क्या न्यूज आर्टिकल है कि सबसे पहले इसके द्वारा बताया गया कि बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किया। परामर्श सहायता काउंसलिंग के लिए, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की मानवीय, साइकोलॉजिकल अगर सहायता चाहिए इस पूरी प्रक्रिया में, तो उसके लिए एबिलिटी, उपलब्धता होनी चाहिए काउंसलर की। तो इससे संबंध में जो निर्देश जारी किए हैं राज्य सरकार को कार्य करने के लिए, उसी पे ये आर्टिकल है। दूसरा ये पॉइंट है कि निर्देश किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस हमने सुना होगा, वही कानून है ये, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों के लिए जारी किया गया है। तो हमने दो संस्था यहाँ पे देखा, कारा और सारास, ठीक है ना, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज। तो इसके द्वारा इन एजेंसियों को, तो ये सेंट्रल लेवल पे और ये स्टेट लेवल पे, इनके द्वारा, और इसमें फॉलो किसे किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियमन अधिनियम। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जो निर्देश दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो निर्देशों में सबसे पहला क्या है कि प्रमुख हितधारक जो होंगे उनका ध्यान रखना है इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में। अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया को मजबूत करना है तो क्या है कि विभिन्न स्तरों पे जो विभिन्न जो है इस पूरी प्रक्रिया में, गोद लेने की प्रक्रिया में, एडॉप्शन की प्रोसेस में जो विभिन्न पक्षकार हैं उनको सपोर्ट करना। जैसे जो गोद लेने वाले माता पिता हैं, जो दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे हैं, जो एडॉप्ट किए गए बच्चे हैं, जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, माता पिता हैं, और के लिए क्या मनोसामाजिक सहायता ढांचे पे विचार करना है, को मजबूत करना है। और क्या, जिलों और राज्य स्तर पर योग्य परामर्शदाता को नामित करना, पैनल में शामिल करना होगा। और क्या है कि विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों या जिला बाल संरक्षण इकाइयों किसी अन्य स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता अगर महसूस होती है तो उनके लिए भी अवेलेबल करवाना, जो कि जिले स्तर पे इस तरह की एजेंसियां काम करती हैं इससे संबंधित, इस मामले से संबंधित, गोद लेने से संबंधित, एडॉप्शन से संबंधित। तो उनके लिए भी तो मूल रूप से क्या है, उन्हें क्या एक ह्यूमन टच देने की का प्रयास है, काउंसलर देने की प्रयास है, काउंसलर करने के लिए जो है ना एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मजबूत करने की बात इसमें की जा रही है, निर्देश दिए गए हैं। अब भारत में क्या है, ये पूरे की पूरी प्रक्रिया को, बाल दत्तक ग्रहण की जो प्रक्रिया है, एडॉप्शन की प्रक्रिया है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट। किसके अंतर्गत काम करता है? नोडल मंत्रालय कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्राथमिक कानून क्या है? तो प्राथमिक कानून वही हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। हमने अभी देखा किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000। क्यों? क्योंकि जो एडॉप्ट किए जाने वाले बच्चे हैं उनके अधिकार को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जो पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है समाज के कमजोर वर्ग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण, उनके अधिकारों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वहीं दूसरी ओर उनके शोषण को रोकने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं इसको, काफ़ी मेंस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसलिए तो नोडल केंद्रीय एजेंसियां कौन कौन सी हैं? केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जो हम जिसकी बात किया हम लोगों ने, कारा और CARA, और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को नियमित करता है, और CARA को किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने ये देख लिया इस संदर्भ में भी। अब क्या है इसमें कुछ और डायमेंशन क्या है कि बच्चों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में सहयोग, हेग कन्वेंशन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में बात की गई है। संरक्षण अंतर्देशीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, माता पिता कहीं, बच्चे कहीं, गोद, अगर ये बात की जा रही है, पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो उसके अंतर्गत जो पूरा का पूरा ये व्यवस्था चलेगी, तो उसके संदर्भ में ये है।
उससे बाल तस्करी, जैसा हमने अभी बात किया मैंने कि शोषण को भी रोकना महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है कि अगर गोल एडॉप्शन की आड़ में ये बाल तस्करी को बढ़ावा ना दिया जा सके और बाल तस्करी ना हो, तो उससे बचाने के लिए बच्चों के लिए तो ये भी व्यवस्था की जाती है हेग कन्वेंशन के अंतर्गत। यह उसके बाद राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी क्या है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में क्या, किशोर न्याय अधिनियम को निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से लागू किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है ये यहाँ पे, तो सबसे पहले तो केंद्र स्तर पे ये है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, हम लोग जो राज्य स्तर पे हुआ उसका संस्करण, स्थानीय बाल कल्याण समितियाँ जो स्थानीय स्तर पे काम करेंगे, और उसका जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। ये स्ट्रक्चर इसमें काम करता है, पूरा का पूरा एडॉप्शन जो संरचना है हमारे देश में। अब उसके बारे में सबसे अंतिम में जो कारा या CARA जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो केंद्रीय एजेंसी है, उसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, मतलब कानून बना के इसका निर्माण किया गया। कानून के अंतर्गत निगरानी क्या करता है, देश में क्या दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों में निगरानी करता है, मतलब देश के अंदर और देश के बाहर भी होने वाली इस प्रक्रिया को कि पर निगरानी रखना इसका काम है। और केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित है ये क्या, हेग कन्वेंशन में 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में। तो हेग कन्वेंशन में क्या यहाँ पे नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है सरकार के द्वारा। भारत ने हेग कन्वेंशन 2003 में अभिपुष्टि की थी। तो ये एक नया फैक्ट है आपको, हेग कन्वेंशन महत्वपूर्ण है और ये संस्था जो है ना, जो एडॉप्शन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अन्य सुर्खियों को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो शॉर्ट न्यूज है उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट न्यूज है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। ये वित्त के क्षेत्र में, देश में वित्त के क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। और ये संदर्भ इसलिए आया है, अभी हाल के संदर्भ में चर्चा में इसलिए है कि NFRA के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो बेसिकली क्या है कि ऑडिटिंग और इससे संबंधित जो नीति निर्माण है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इसकी जांच के लिए निगरानी से संबंधित ये संस्था कार्य करता है। और जिसे जो है 2018 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, यही है। और कार्य और जिम्मेदारियों में जैसा मैंने बताया कि लेखांकन और ऑडिटिंग, ऑडिट नीतियों तथा मानकों की सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद क्या, लेखांकन और ऑडिट मानकों के पालन की निगरानी करना कि कौन कौन लोग पालन कर रहे हैं, कॉम्प्लायंसेस की जो बात की जाती है। उसके बाद क्या, जो जुड़े हुए इससे व्यक्ति और संस्थाएं हैं उनकी सेवा की गुणवत्ता क्वालिटीफुल है या नहीं, इसकी भी बात करना, निगरानी करना ये संस्था का काम है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संस्था देश के वित्त क्षेत्र के लिए। और अन्य कार्य और कर्तव्य जो दिए जाएं, जो उपयुक्त हों इस क्षेत्र से संबंधित, वो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, सिम्बेक्स अभ्यास, जो कि सिम्बेक्स अभ्यास जो कि भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच किया जाने वाला जो है ना युद्धाभ्यास है, जो काफ़ी पुराना और काफ़ी लंबे समय से लगातार चल रहे जो है ना एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए काफ़ी सफलतापूर्वक इसे किया जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक में, और भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से भी और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है इसे काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से। तो इसलिए जैसा मैंने बताया कि लगातार चल रहा है, 32वें सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में अब भाग लेने जा रहे हैं यह भारत की नौसेना। इसकी शुरुआत जैसा बहुत पहले हुआ था, 1994 में शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या था, लायन किंग अभ्यास। क्या, लायन किंग अभ्यास नाम था इसका। और भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच हर साल आयोजित, मतलब प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है इसे। और क्या, समुद्री अभ्यास काफ़ी लंबे समय से लिया जा रहा है, ये तो हमने देख लिया। हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि विदेश नीति में महत्वपूर्ण है। और विदेश नीति में क्या कि जो भारत का इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण, सहयोगपूर्ण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बहाल करने की जो नीति है, उसके तहत जो सागर नीति जो है उसमें सहायक होगा। और एक्ट ईस्ट नीति जो है उसके अनुरूप है, उसके लक्ष्यों के अनुरूप है। अगर सागर जो है एक्रोनिम है, ये इसके फुल फॉर्म को देखेंगे तो क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर
ऑल इन द रीजन, मतलब पूरे के पूरे रीजन में क्या विकास के साथ साथ क्या सुरक्षा को बहाल करना, तो उसके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एक्ट ईस्ट नीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, उनके अनुरूप है उस नीति को हासिल करने के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है, नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री विकास का संवर्धन, पीएम विकास। तो ये बेसिकली क्या है, कौशल डेवलपमेंट, कौशल विकास से संबंधित है। लेकिन क्या है, कुछ विशेष है इसमें, क्या है कि ये पीएम विकास के तहत क्या है, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास परियोजना को शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास, जो कि किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों से के प्रशिक्षण से संबंधित है। और ये कहाँ शुरू किया गया, IIT कोट्टायम में शुरू किया गया है। ठीक है, और इससे संबंध में कुछ तथ्य को देख लेते हैं। क्रियान्वयन मंत्रालय, क्रियान्वयन इंप्लीमेंट कौन करेगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय। उसके बाद योजना का प्रकार क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है पूरी तरह से, यह अग्रलिखित 5 पुरानी योजनाओं को मिलाकर। मतलब क्या है कि जो 5 पुरानी परियोजनाएं इस क्षेत्र में काम कर रही थी अल्पसंख्यक के कौशल प्रशिक्षण से संबंधित, जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को देखोगे आप लोग, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद योजना, हमारी धरोहर, इस सब को जो है ना यहाँ पे मिला दिया गया, योजनाओं को मिला दिया, इसमें क्लब कर दिया गया है अब। तो पीएम विकास तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से और अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास के दृष्टिकोण से। तो इसमें क्या है, 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों का कौशल विकास के माध्यम से। तो अल्पसंख्यक समुदाय जब हम लोग बोलते हैं तो विभिन्न समुदाय इसमें शामिल हैं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय और या सिर्फ जो है ना ईसाई समुदाय ही नहीं है, बल्कि क्या है यहाँ पे इसमें 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो इसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ये समुदाय यहाँ पे शामिल हैं भारत में अल्पसंख्यक के रूप में। तो सबके लिए बात की जा रही, कौशल विकास की बात की जा रही है। और कौन होंगे, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद देना, यही है। भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं ये, और इस योजना क्रियान्वयन स्किल इंडिया मिशन के साथ मिलाकर किया जा रहा है। जो स्किल इंडिया मिशन पूरी तरह से जनरल के दृष्टिकोण से पूरे देश में चल रहा है, तो उसके साथ मिला के इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, आर्थिक गणना। आर्थिक गणना मतलब आर्थिक क्षेत्र में जो उद्यमिता है उसके संदर्भ में आंकड़े से संबंधित है। तो इसलिए और इसकी शुरुआत की बात की गई है, इसलिए ये चर्चा में है। और केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पाई के 8वीं आर्थिक गणना की बात की गई है। और इसके कार्य को कब किया जाएगा, जो 16वीं जनगणना की जा रही है उसके साथ, जो 16वीं जनगणना 2026 से 2027 तक जो 2 चरणों में होगा, उसके साथ ही ये क्या किया जाएगा, 8वीं आर्थिक गणना की जाएगी, आर्थिक गणना। ठीक है, उसके साथ इंटीग्रेट करके। तो यही न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा आर्थिक गणना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो आयोजक कौन है, सबसे पहले तो मंत्रालय का नाम देख लिया हमने। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पाई। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि किसी निश्चित अवधि में देशों से चालित उद्यमी जो गतिविधियां हैं उनका आकलन करना, उनके संबंध में पूरी तरह से डेटा इकट्ठा करना, गणना करना। एक दूसरा क्या, निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत डेटा प्रदान करना, जैसे उद्यमी स्वामित्व की स्थिति, उद्यमिता में संलग्न लोगों की संख्या, आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक विस्तार आदि। तो मतलब आर्थिक परिदृश्य को इसमें आकलन करने की बात है। और इस प्रकार के जो आंकड़े, इस प्रकार की जो गणनाएं हैं, सर्वेक्षण है, वो 8वां जैसा हमने बताया। तो इसके पहले भी कब हुआ, 2019, 2013, 2005, 98, 1990, 1980, 1977। तो ये हम लोग देख सकते हैं फैक्चुअल जानकारी। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है आर्थिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से। हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल फाइंडेक्स 2025। क्या है ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा। और ये क्या बताता है, ये डिजिटल और वित्तीय समावेशन की बात करता है। इसके संदर्भ में कुछ इसमें की पॉइंट्स हैं, दिए गए हैं, है ना, हम लोग इसको देख लेंगे। इसको उपलब्धियों को दर्शाता है, डिजिटल और वित्तीय समावेशन। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये चर्चा में इसलिए कि जो भारत के बारे में जो चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है भारत के बारे में, कि भारत में बताया गया कि 90% लोग खाता धारक हैं,
90% लोग, मतलब उनका बैंकिंग क्षेत्र से समावेशन हो चुका है, वित्तीय समावेशन किया जा चुका है, मतलब वो वित्तीय प्रणाली से जुड़ चुके हैं। और उसमें से 16% खाताधारक ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, मतलब उसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है लंबे समय से। लेकिन यही अनुपात जब हम अन्य निम्न और मध्य आय वाले देशों में देखेंगे तो वो अनुपात कितना है, 4%। मतलब हमारे देश में ये अधिक है, मतलब हमारे देश से अच्छी स्थिति है वहाँ, 4%। और क्या, ये जो इस प्रकार के खाता धारक हैं उनकी कमी हुई है। कब से कब तक, 2021 से 24 के बीच देखेंगे तो ये खाता, निष्क्रिय खाता रखने वाले महिलाओं और पुरुषों दोनों की संख्या में अनुपात में कम हुआ है। वहीं मोबाइल फोन नहीं रखने में मुख्य बाधाएं क्या है, ये भी यहाँ इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्य बाधाएं क्या, कि अफोर्डेबिलिटी को लेकर है, कि मोबाइल फोन का महंगा होना है ना, डिवाइस का ऊंची कीमत, भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क कवरेज की कमी। तो ये फैक्टर्स भी यहाँ पे बताए गए हैं जो काफी वित्तीय समावेशन और डिजिटल समावेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट्स को लिखा जा सकता है, उत्तर में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, आकाश प्राइम, आकाश मिसाइल है, उसी का एक एडवांस वर्जन है। और क्या, यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की गई कहाँ, भारत में लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित 2 हवाई लक्ष्यों को आकाश प्राइम मिसाइल के में सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में इसकी टेस्टिंग की गई थी, इसी के लिए चर्चा में है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और ये क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली, और ये आकाश प्रणाली का उन्नत संस्करण है। ठीक है, यही हमने बोला। और अधिक ऊंचाई क्या है, अधिक ऊंचाई और ठंडे मौसम में ये प्रयोग किया जाने वाला मिसाइल प्रणाली है। अधिक ऊंचाई मतलब 4500 मीटर से ऊपर, और कम ऑक्सीजन, ठंडे मतलब कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी ये कार्य करने में सक्षम होगा। तो यही इसका ये महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। अब एक पर्यावरणीय मुद्दा है क्या, शहरी वायुमंडल प्रभाव। तो शहरी वायुमंडल प्रभाव चर्चा में क्यों है, एक अध्ययन पाएगा कि शहरी वायुमंडल प्रभाव उत्तर भारत में शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप का निर्माण करता है। तो शहरी वायुमंडल प्रभाव मतलब क्या, कि वायु के मंदन से, है ना, जो इधर से वायु आ रही है, वायु के मंदन से शहरों में जहां लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं, तो शहरों के अवरोध के कारण जो है ना, वहां पे उनका प्रभाव, उनकी गति धीमी हो जाती है। एक तरह से एक डोम की तरह बन जाता है उसके शहरों के ऊपर। क्यों, क्योंकि शहरों का अपना स्ट्रक्चर है, वहाँ लंबी लंबी स्ट्रक्चर है, तो जिस कारण से जो दूर से आने वाली जो पवनें हैं वो धीमी हो जाती है। तो इनके साथ जो एरोसोल या जो प्रदूषक तत्व हैं जो लाए जा रहे हैं वो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो देखा ये जा रहा है कि ये पाया यही गया है इस चर्चा में, पूरी तरह से इसका क्रक्स यही है कि पाया यही गया कि ये जो प्रदूषक ला रहे हैं वो यहाँ पे कम पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ये जो शहरी केंद्र है अपने आसपास के क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम प्रदूषण वाले क्षेत्र बनकर उभरे हैं। और चलिए, यहाँ की हवा जो है ना, वायु जो है ना, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा साफ है, ज़्यादा एरोसोल की मात्रा जो है नहीं है, मतलब कम एरोसोल की मात्रा है। यही पूरा का पूरा ये इफेक्ट है, और यही इसमें बताया गया है कि इस कारण से क्या है, उत्तर पश्चिमी और उत्तर सिंधु गंगा के मैदान में 43% शहरों में अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में एरोसोल का स्तर कम पाया गया है, इसी इफेक्ट के कारण, शहरी वायुमंडल प्रभाव के कारण, क्योंकि वहां पे वो प्रदूषक पदार्थ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और इन शहरों को शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप, इसीलिए इसे क्लीन आइलैंड की अवधारणा दी गई है, क्लीन आइलैंड की, मतलब बीच में एक आइलैंड की तरह। और यही एरोसोल को अगर समझना हो तो एरोसोल क्या है, कि कोलाइड के रूप में, मतलब तरल और ठोस कणों का मिश्रण है बेसिकली। तो जिसमें क्या है, उदाहरण कोहरा, बादल, धुआं हम लोग देखते हैं, जिसमें धूल कण, जो राख है, वो सब चीज, जो तेल है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, सारी चीजें जो वातावरण में मौजूद है उपस्थित हो जाते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, जिसके कारण से क्या, सूर्य के प्रकाश को कम कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को रोक सकते हैं। ये सारे डिफरेंट जो है ना वातावरणीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और शहरी वायुमंडल प्रभाव, जैसा हमने बात किया, यही है कि ऊंची ऊंची इमारतों और संरचनाओं के कारण धरातलीय पवनों को रोकने का काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज सुर्खियों में रहा स्थल है एक, क्या है ये स्थल, ये दक्षिण अमेरिका का एक राष्ट्र, क्या, बोलीविया, इसकी बात की जा रही है। राजधानी क्या है, सुक्रे और लापाज, एक दो राजधानियां हैं, सुक्रे और लापाज, ठीक है।
और अभी चर्चा में क्यों था? अभी चर्चा में इसलिए था कि एक महत्वपूर्ण महामारी, समझ ले महामारी बीमारी जो है खसरा रूबेला के प्रकोप यहाँ पे फैला था, और जिससे निपटने के लिए भारत ने जो है ना बड़ी मात्रा में क्या है वैक्सीन की खुराक भेजी है, तो इसलिए चर्चा में है। और इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग को देखना है, तो ये यहाँ पे क्या जो पड़ोसी राष्ट्र हैं इसका पड़ोस देख सकते हैं, क्या पेरू, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली से ये इसकी सीमा लगती है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे क्या एक लेक टीटीकाका है, एक महत्वपूर्ण क्या है स्थल रुद्ध देश है ये, और क्या है यहाँ पे एक लेक भी, ये देख ले पेरू और बोलीविया के बीच में, तो ये महत्वपूर्ण है। और क्या उसके बाद क्या है लिथियम के महत्वपूर्ण निक्षेप भी यहाँ पे पाए जाते हैं, लिथियम संसाधन जो महत्वपूर्ण है ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो ये काफी और पूरे विश्व भर में रणनीतिक दृष्टिकोण से आज काफी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए लिथियम ट्रायंगल का भी हिस्सा है ये कंट्री बोलीविया। और कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, ये एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका के इस क्षेत्र में विकसित है। और टिटिकाका झील जिसकी बात किया मैंने बोलीविया और पेरू की सीमा पे है, और सबसे ऊंचाई में अवस्थित ये क्या नौगम्य जो झील है जो इस दोनों राष्ट्रों में बोलीविया और पेरू के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण स्थल जो चर्चा में था इसको हमने कंक्लूड किया। आशा है कि आप लोग इसे देख रहे होंगे और अपनी करंट अफेयर की तैयारी में तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, और इसीलिए आज जो आपने सीखा उसे चेक करने के लिए जो आगे आने वाली प्रश्नोत्तरी है उसको सॉल्व कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।